हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 10 बड़े भाई साहब। अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई यानी कि लेखक दोनों हॉस्टल में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे। बड़े भाई साहब और लेखक की जो उम्र थी उनमें 5 साल का अंतर था, लेकिन दोनों की कक्षा में केवल 3 कक्षाओं का ही अंतर था। बड़े भाई साहब जो बहुत अध्ययनशील रहते थे, हमेशा पढ़ाई में लगे रहते थे, फालतू की इधर उधर की बातों में उनका कोई ध्यान नहीं रहता था। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो छोटा भाई पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था और हर समय उसका ध्यान खेलने कूदने, मटर गश्ती करने, दोस्तों के साथ समय बिताने, इन सब कामों में लगा रहता था। बड़े भाई साहब हमेशा यही कहते थे कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि रट्टा मार लो और कक्षा में प्रथम आ जाओ, बल्कि उनको लगता था कि हर एक चीज़ को इस तरह से समझो, इस तरह से उस चीज़ को पढ़ो कि वो आपको जीवन पर्यंत आप उससे लाभ उठा सको। लेकिन छोटा भाई जो था, दिन में घंटा भर पढ़ लेना और बस उसी से ही वो अपनी कक्षा में प्रथम आ जाता था, जिसकी वजह से उसके अंदर अब दिन प्रतिदिन घमंड आता जा रहा था कि बड़े भैया तो दिन भर पढ़ते रहते हैं, बावजूद उसके वो फेल हो जाते हैं, लेकिन मैं तो कुछ ना भी पढ़ूं, अगर थोड़ी बहुत देर भी पढ़ाई कर लूं तो उसके बावजूद भी मैं पास हो जाता हूं। बड़े भैया उसको खूब डांट लगाते थे, लेखक को, लेखक प्रेमचंद जिनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है, उनको खूब डांट लगाते थे उनकी लापरवाही की वजह से कि वो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता, हर समय उसका ध्यान खेलने में रहता है और मेरे डांटने के बावजूद भी किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता और थोड़ी बहुत देर पढ़ने के बाद फिर से उसका ध्यान वापस खेलने की तरफ लग जाता है। तो पहली बार जब उन दोनों की क्लासेस में 5 साल का अंतर उनकी उम्र में था और उनकी क्लासेस में 3 साल का अंतर था, लेकिन उसके बाद बड़े भैया फेल हो गए और जो लेखक था वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया। उसके बाद उनकी दोनों की क्लासेस में 2 साल का अंतर रह गया। पूरा साल फिर से वही रूटीन, बड़े भैया खूब मन लगा के पढ़ाई करते, लेकिन लेखक का ध्यान फिर से वैसा ही। और उसके बाद फिर से जब उनकी परीक्षा हुई, सालाना इम्तिहान हुए, तो बड़े भैया फिर से फेल हो गए और लेखक जो है फिर से अपनी क्लास में फर्स्ट आ गए। तो अब उनकी क्लास में केवल 1 साल का अंतर रह गया था और लेखक के दिमाग में, खुराफाती दिमाग के अंदर अब ये बात बैठने लगी आई कि अगर भैया 1 साल भी फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर का हो जाऊंगा, हम दोनों सेम क्लास में हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दोनों भाई थे तो उनका जो आपस का खून का रिश्ता था, तो फिर लेखक को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं ऐसी बात क्यों सोच रहा हूँ। तो इस तरह के विचार को मुझे अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। तो फिर उसके दिमाग में थोड़ी सी ये भी, किसी कोने में उसने ये चीज़ को महसूस किया कि यदि मैं अपनी क्लास में पास हो रहा हूँ, हर क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, तो शायद मुझ पर अपने बड़े भैया के उपदेशों का ही असर है, जिसकी वजह से मैं कक्षा में पास हो रहा हूँ, कक्षा में प्रथम आ रहा हूँ। अब पाठ का अगला हिस्सा शुरू करेंगे, पेज नंबर 60, सेकंड पैराग्राफ। अब भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। यानी अब जब भाई साहब ये देख रहे थे कि पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार छोटे भाई को खूब डांट लगा रहा हूँ कि वो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता, मेरी खूब डांट लगाने के बावजूद भी वो थोड़ा बहुत पढ़ने में दिल लगाता है और फिर से खेलने कूदने में लग जाता है, और बावजूद इसके ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान ना लगाने के बाद भी वो अपनी कक्षा में प्रथम आ रहा है और हर साल पास हो रहा है और मैं फेल हो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस बात के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी उनको महसूस होने लगी कि नहीं, गलत है मेरे लिए कि मैं क्यों हर समय से टोकता रहता हूँ, कि शायद अब ये भी बड़ा हो रहा है, शायद इसके दिमाग में ये बात अब आने लग जाए कि बड़े भैया मुझे डांटते रहते हैं पढ़ने के लिए, खुद कौन सा वो पास हो जाते हैं। तो इस वजह से अब वो थोड़े नरम पड़ गए, यानी अब उन्होंने लेखक को डांटना फटकारना थोड़ा सा कम कर दिया। कई बार मुझे डांटने का मौका भी उनको मिला, यानी क्योंकि मैं हमेशा शरारती, खेल के कूदने में ध्यान लगाने वाला था, तो कई बार उनको मौका मिला भी कि वो मुझे डांट सकते थे,
लेकिन फिर भी उन्होंने धीरज से, धैर्य से काम लिया, पेशेंस रखा कि नहीं मुझे इसे कुछ नहीं कहना। और बड़े भैया मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा, अगर है भी, क्योंकि अब वो मेरे बड़े भैया थे, उनको पूरा हक था। अब तक मुझे खूब डांट लगाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे ये महसूस होने लगा था कि अपने छोटे भाई को डांटने का अधिकार मैं खो चुका हूँ। क्योंकि मेरे डांटने का फ़ायदा क्या हुआ, मतलब भाई तो फिर भी पास हो रहा है, फर्स्ट आ रहा है, और मैं खुद फेल हो रहा हूँ, तो मैं अपने भाई को क्या सीख दे रहा हूँ कि मतलब वो छोटा भाई है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो ही मुझे पलट के कह दे कि बड़े भैया आप मुझे डांटते रहते हो, खुद कौन सा आप पास हो गए। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात चलने लगी, और इस वजह से अब उन्होंने सब्र से काम लेना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया, और अपने छोटे भाई को अब उन्होंने डांटना कम कर दिया। अब छोटा भाई जो था, पहले बड़े भैया की डांट की वजह से वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, उसके मन में थोड़ा बहुत डर था, लेकिन अब जब बड़े भैया ने उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया सॉरी, तो अब उसकी स्वच्छंदता भी बढ़ी। स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता, आज़ादी, यानी लेखक की आज़ादी और बढ़ गई कि अब उसे कौन सा कोई रोकने टोकने वाला है, कोई उसे डांटने वाला नहीं है, कोई उसको डांट फटकार लगाने वाला नहीं है। तो लेखक अब खुद मौज मस्ती से, खूब आज़ादी से इधर उधर घूमने में समय बिताने लगा। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता उनकी जो उनका नर्म व्यवहार था, आजकल मतलब वो चल रहा था, बहुत पोलाइट हो गए थे, वो मुझे बिल्कुल भी डांटते नहीं थे, और मैंने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया कि मैं अपने बड़े भैया को इग्नोर करने लगा कि अब मुझे कौन सा किसी ने कुछ डांटना है। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा। मेरे मन में तो ये बात घर करके बैठ गई। मुझे महसूस होने लगा कि मैं तो चाहे पढूं या ना पढूं, 2 साल से मैं खूब मस्ती कर रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और मैं फर्स्ट आ जाता हूँ। तो मैं तो चाहे पढूं या ना पढूं, मेरी तो तकदीर बहुत बलवान है, मेरी किस्मत बहुत तेज़ है, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत मैं पहले पढ़ लिया करता था, अब वो भी बंद हुआ, यानी वो भी पढ़ना लिखना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया था, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं बड़े भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था। कनकोए उड़ाना यानी काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाना। यानी उस लेखक कह रहा है कि मुझे एक नया शौक़ पैदा हुआ। पहले मैं दोस्तों के साथ खेलने कूदने, गुल्ली डंडा खेलने, इन सब चीज़ों का मुझे शौक़ था, लेकिन आजकल मुझे एक नया शौक़ पैदा हुआ मेरे मन में, पतंग उड़ाने का, और अब मैं सारा समय पतंगबाजी में ही निकालने लगा। लेकिन फिर भी मैं बड़े भाई साहब की इज़्ज़त करता था। अगर बड़े भैया मुझे कभी इधर उधर दिख भी जाते तो मैं उनसे नज़र बचाकर निकल जाता था पतंग उड़ाने। फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा था कि कहीं भैया मुझे कुछ कह ना दें। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। यानी किस समय हमने पतंगों की कन्नियाँ बांधनी है, किसने मांझा देना है, पूरी जो टीम होती थी, हम जब ग्रुप बना के हम पतंग उड़ाते थे, और किस टाइम हमने मैच लगाना है, तो ये सब जो प्लानिंग होती थी सब सीक्रेटली, एक गुप्त रूप से पहले ही तैयारियां कर ली जाती थी दोस्तों के साथ। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया। यानी हालांकि मेरे मन में तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि अब बड़े भैया कौन सा मुझे कुछ कहते, क्योंकि बड़े भैया ने भी उसे डांटना फटकारना कम कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं उनके दिल में, मेरे दिल में उनके प्रति जो इज़्ज़त थी, मैं चाहता था कि कहीं बड़े भैया को ये महसूस ना हो कि अब मैंने उनकी इज़्ज़त करना कब छोड़ दिया है, या अब मेरे मन में उनका जो डर है, लिहाज है, वो अब बिल्कुल कम हो गया है पहले से। एक दिन संध्या समय यानी शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। यानी बेतहाशा मतलब मुझे बिल्कुल कोई होश नहीं था, अंधाधुंध मैं भागा जा रहा था। बस मेरे दिमाग में एक ही जो लक्ष्य था मेरा, उस कनकौए को यानी उस पतंग को लूटने का। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। यानी आंखें जो मेरी थी आसमान की ओर, क्योंकि आसमान से पतंग नीचे गिर रहा था, और जो मेरा मन था उस आकाशगामी पथिक की ओर, आकाश की तरफ जा रहा जो पथिक है, यात्री कौन है, वो यात्री पतंग, जो मंद गति से झूमता हुआ, यानी धीरे धीरे मंद गति से, धीमी गति से झूमता हुआ, लहराता हुआ पतन की ओर। यानी पतन यानी किसी चीज़ का नीचे गिरना। अब वो पतंग जो थी वो नीचे आ रही थी, तो वो पतंग जो नीचे आ रही थी और मेरा मन जो है उसी की तरफ पूरा कॉन्सेंट्रेट में जो था उसी की तरफ कर रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पतंग नहीं है मेरे लिए, क्या है, मेरी कोई जैसे मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, यानी मतलब कि ऐसी चीज़ जिसको पाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार
बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। और बच्चों की जो पूरी सेना थी, पूरा जो ग्रुप था बच्चों का, सारे बच्चे जो है भाग रहे हैं लग्गे यानी डंडे और झाड़दार बांस, झाड़ियों वाला जो बांस था, ताकि किसी तरह हम उसकी डोर को उलझा सके पतंग को और पतंग को लूट सके। यानी उस पतंग को लेने के लिए दौड़ती आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर ना थी। यानी 1-2 रुपए का पतंग और उसके पीछे बच्चे इतने पागल हुए जा रहे थे कि हर बच्चे को ये था कि ये पतंग मैं ही लूट लूँ। किसी बच्चे को अपने आगे पीछे की कोई खबर ना थी कि कहीं आगे कोई पत्थर है, कोई गड्ढा है, कोई हमारा कोई बच्चा आ गया, कोई बड़ा आ गया, किसी के साथ हम टकरा ना जाएं। किसी को कोई खबर नहीं थी। सब बस मस्ती से झूमते हुए उस पतंग को लूटने की तैयारी में थे। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ। यानी उस समय बच्चों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। बच्चे बिना इधर उधर देखे, अपने आगे पीछे देखे, सब पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहे थे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। जैसा कि अभी बताया कि बच्चे अंधाधुंध होकर दौड़ते चले जा रहे थे। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि वो किसी से टकरा सकते हैं, किसी वाहन से, किसी व्यक्ति से, किसी पत्थर से उन्हें ठोकर लग सकती है। इसी तरह से ही लेखक जो है वो कह रहे हैं कि मैं जब ऐसे ही दौड़ता हुआ चला जा रहा था, अचानक मेरी मुठभेड़ यानी मेरी जो टक्कर थी वो मेरे बड़े भैया से हो गई, और जो शायद उस समय वो बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? और भैया ने मेरा वहीं हाथ पकड़ा और उग्र भाव से यानी गुस्से से बोले कि इन बाजारी लौंडों, मतलब इन बच्चों के साथ, इन शरारती बच्चों के साथ तुम्हें घूमते हुए एक धेले के यानी एक पैसे के पतंग को लूटने के लिए तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। मतलब तुम्हें कोई शर्म नहीं है कि अब तुम छोटी क्लास में भी नहीं रह गए, अब तो तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और मुझसे 1 क्लास पीछे, यानी मैं 9th में हो, तुम 8th में हो, इतनी बड़ी क्लास में हो गए हो तुम। मतलब मैं तुम्हें कितना सुनाता हूँ कि जब बड़ी क्लास में हो जाएंगे तो इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतने कठिन कठिन प्रश्न होंगे मैथ्स के और इतिहास के, तो तुम कैसे करोगे? तुम हर चीज़ को इतना तुम लाइटली ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतनी तुम्हारी मुश्किल पढ़ाई है और तुम इस 1 पैसे के पतंग के पीछे दौड़ रहे हो और समय बर्बाद कर रहे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, यानी अपनी पोजीशन का, अपनी कुछ तो ख्याल रखो कि तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, अच्छी कक्षा में पढ़ रहे हो, तुम्हारा बड़ा भैया तुम्हें इतनी सीख देता है, तुम हॉस्टल में पढ़ रहे हो, तुम माता पिता तुम पे इतना पैसा लगा रहे हैं, तुम्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। यानी एक समय ऐसा था कि जब लोग 8वीं कक्षा पास कर लेते थे तो तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ, मिडलचियों यानी जो एवरेज होते हैं बच्चे, ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ना वीकर, कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। यानी 8वीं क्लास पास ज़माने में जो होता था, 8th और 10th जो होती थी बहुत बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी। 10वीं पास करने के बाद तो कोई ना बच्चे, मतलब जो लोग होते थे वो ऑफिसर भी लग जाते थे। तो कह रहे कितने ही लोगों को मैं जानता हूँ जो 8वीं पास किए और कोई समाचार पत्र का संपादक है, एडिटर है, यानी कोई लीडर है, कोई मजिस्ट्रेट है, कोई सुप्रीडेंट है किसी ऑफिस में। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। मातहती यानी उनके अंडर, उनके नीचे काम करते हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान। तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। यानी और तुम भी तो 8वीं क्लास में ही हो। चलो वो थोड़ा सा पहले का ज़माना था तो उस समय 8वीं की वैल्यू थी, तो तुम तो आगे 10वीं और 12वीं के बेस पे तुम्हें भी तो बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। और तुम 8वीं कक्षा को इतना मतलब लाइटली ले रहे हो, इतना मतलब बर्बाद कर रहे हो उस समय को। कोई तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बिल्कुल तुम्हें सोच नहीं है कि मेरी कठिन जो है विषय है उनको मैं अपना समय से उसकी तैयारी शुरू करूँ। तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है और तुम सारा समय एक पतंग लूटने के लिए ही बर्बाद कर रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है, यानी बिल्कुल भी तुम्हारी सोच पर मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम इस चीज़ को दिमाग में डाल ही नहीं रहे हो। तुम ज़हीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम ज़हीन यानी टैलेंटेड, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत कुशल हो हर काम में, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो तुम थोड़े दिन पढ़ते हो, तो एक दिन में 1 घंटा भर पढ़ते हो और बावजूद उसके तुम पास हो जाते हो। लेकिन ऐसी इंटेलिजेंसी, ऐसा ज़हन किस काम का जो अपने आत्मगौरव की हत्या कर मतलब की हत्या कर डाले, कि जब तुम्हें अपने खुद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी, जब तुम्हें खुद के क्या बनना चाहते हो तुम, फ्यूचर क्या होगा तुम्हारा, जब तक तुम्हें उसकी कोई सोच नहीं है, तुम आज के समय को इतना मतलब वेस्ट कर रहे हो। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और अब मुझे
उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं। यानी कहीं ना कहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये बात चलती होगी कि अब तो भैया मुझसे एक क्लास ही आगे हैं, अगर वो 9वीं में है तो मैं 8वीं में हूँ, और अब तो कुछ ज़्यादा हम दोनों की कक्षा में कोई फ़र्क नहीं रह गया, तो अब तो उनको कुछ कहने का हक ही नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऐसा कुछ सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसी कोई बात चल रही है, तो ये तुम्हारी गलती है। मैं आज भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मुझे हक है तुम्हें कुछ भी कहने का। चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। यानी अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं भी ये गलतफहमी है कि अगले साल हो सकता है कि हम दोनों सेम क्लास में भी आ जाएं, और हो सकता है उससे अगले साल तुम मुझसे 1 क्लास आगे निकल जाओ, तो भी अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल बिठा के रखना कि मैं तुमसे 5 साल उम्र में बड़ा हूँ और मुझे पूरा हक है तुम्हें सही और गलत में अंतर बताने का। कि ये तो परीक्षकों का यही हाल है, एग्जामिनर जो टीचर्स हैं ये तो सिर्फ जो रटंत शिक्षा है उसी पे ही जोर देते हैं। बच्चे ने जो कुछ रट्टा मार के जो लिखा है वो टीचर्स उसी के मार्क्स देंगे, अनुभव की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो हो सकता है तुम मुझसे अगले साल 1 साल आगे भी निकल जाओ। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, DLit, DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ किताबें पढ़ के तुम्हें दुनिया की समझ आ जाएगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। दुनिया देखने से समझ आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए। यानी हमारी जो अम्मा है उसने कोई पढ़ाई नहीं की है, कोई क्लास पास नहीं की है, और जो हमारे दादाजी थे वो भी 5वीं 6ठी जमात के आगे उन्होंने नहीं पढ़ाई की। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादाजी को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। कि माना वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है हमारे दादी और दादा या माताजी या पिताजी, लेकिन फिर भी दुनियादारी की जो समझ है उनको हमसे कहीं ज़्यादा है। एक्सपीरियंस जो है उनको कहीं ज़्यादा है। जैसे बड़े कहते हैं ना कि ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, मतलब तुम अगर 4 अक्षर पढ़ गए हो तो तुम्हें दुनिया की समझ फिर भी हम लोगों से कम है। हमारे पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है हमें हर तरह के लोगों से मिलने का, कि किस किस समय पे किस तरह की सोच, किस तरह के फैसले लेने की ज़रूरत होती है। सिर्फ पढ़ाई करने से ही कोई गुणवान नहीं बन जाता। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, अगर वो उनको हमें समझाने का, हमें सुधारने का हक है। वो चाहे हम कितने मर्जी बड़े हो जाएं, कितने मर्जी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, लेकिन जो माता पिता के पास जो अधिकार है हमें समझाने का, फिर भी उनकी जो समझ है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो जो तुम अपनी क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स में, विषयों में पढ़ते हो कि इतिहास में क्या हुआ, मैथ्स में क्या है, माना कि उनको ये सब बातें नहीं पता होंगी। उनको नहीं पता कि कहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है और कहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और कौन सा मैच किस उसमें कौन सी गेम को वर्ल्ड कप किस सन में जीता, या कुछ भी इस तरह के जो आपके जीके या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फिर भी जो दुनियादारी की जो समझ है, हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनके बारे में नॉलेज उनको हमसे कहीं ज़्यादा है। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। यानी भगवान ना करे यदि आज मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हारे तो हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, तुम तो घबरा जाओगे कि हाय मैं क्या करूँ, मैं भैया को कहाँ लेके जाऊँ, मैं अकेला कैसे संभालूँ। ठीक है, हालांकि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आएगी कि दादाजी को मैं तार भेजूँ, कि जल्दी से दादाजी मेरे पास आ जाएं, कि मैं भैया को क्या किस डॉक्टर को दिखाऊं, कहाँ इलाज कराऊं। लेकिन दादाजी अगर होते तो वो परेशान नहीं होते, पहले खुद मर्ज़ पहचान कर इलाज करेंगे। वो खुद बीमारी देखेंगे कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो वो खुद उसका इलाज करेंगे। लेकिन यदि फिर भी उन सफल ना हुए, उन्हें समझ में ना आई, तो वो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। यानी हमें तो इतना भी नहीं पता कि महीने भर का खर्च कैसे चलाना है। हमारे माता पिता, जो बच्चे अगर घर से बाहर रहते हैं, उनके माता पिता उन्हें खर्चने के लिए पैसे देते हैं, तो उनको नहीं पता कि इस पैसे को हमें किस तरह खर्चना है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो महीने का खर्चा होता है उसको 15-20 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर से मैसेज करते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि मम्मा या पापा पैसे ख़त्म हो गए, आप प्लीज़ पैसे भेज दो, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है कि खर्चा किस तरह से चलाना है। लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग, जितनी आमदन होती है, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि हमारे पास इतना पैसा है और हमने उसको इतने दिनों तक चलाना है, किस तरह हमने
गुंजाइशी करके बड़ी एक लिमिट में हर एक चीज़ का खर्चा करना है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, यानी 20-22 तारीख तक हम उसे खर्च कर देते हैं। फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, यानी फिर जो बाद के 8-10 दिन बचते हैं फिर हम सोचते हैं कि पैसे हैं नहीं, क्या करें। यदि हमने पहले दिन से ही थोड़ा सा हिसाब से खर्चा किया होता, एक लिमिट में हम तरीके से खर्चा करते, तो ये पैसा हमारा 1 महीना चल जाता। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। अब जो पैसे बचे हैं अब डर के मारे पेरेंट्स से और तो मांग नहीं सकते, क्योंकि उनके पास भी एक लिमिटेड सी इनकम होती है जिसके हिसाब से उनको पता है कि हमने बच्चों को इतने पैसे भेजने हैं। तो डर के मारे हम घर पे तो दोबारा बोलते नहीं है कि हमें पैसे चाहिए। तो इसकी वजह अब क्या होता है, जब पैसे कम है तो हम फिर क्या करते हैं, नाश्ता बंद कर देते हैं, खाना ब्रेकफास्ट बंद कर देते हैं, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं, फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र भर का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया। लेकिन जितने पैसे में हम आज खर्च कर रहे हैं उससे भी आधे पैसों में हमने उससे भी आधे पैसों में दादाजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो भाग है, हिस्सा है, बड़ी इज्जत से गुजारा और कुटुंब का पालन किया। कुटुंब यानी परिवार, अपने परिवार भी पाला, बच्चों की पढ़ाई भी कराई, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे, यानी पूरी फैमिली में 9 आदमी थे। उनको परिवार को पाला भी, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करते थे, उसी में से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी करते थे, उसी में से सुख दुख या शादी ब्याह का कोई खर्चा है वो भी चलाते थे। यानी जो बड़े बुजुर्ग होते थे या पहले वाले लोग हम कहें, वो बिल्कुल भी फालतू खर्चा नहीं करते थे, बहुत तरीके से, बहुत गुंजाइशी से एक एक पैसा खर्च करते थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए हैं कि नहीं, यानी पता नहीं है वो एमए हैं या नहीं, और यहाँ की भी एमए नहीं है उनकी, ऑक्सफोर्ड से एमए की है उन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। यानी उनके घर का इंतज़ाम, उनके घर का जो खर्च है वो कौन करता है उनके घर में, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, यानी पहले वो खुद घर का हिसाब किताब चलाते थे, खर्चा चलाते थे, लेकिन उनका खर्च जो पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे, यानी 1 महीना ख़त्म होने से पहले ही उन सारा पैसा खर्च कर डालते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, यानी अब उनको लगता है कि जब से माताजी ने घर में खर्चा करना शुरू कर दिया है, घर में मानो लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। तो अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, यानी कि तुम मेरी 7 की कक्षा में आ गए हो, कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़रूर चाहे तुम मेरी 7 की कक्षा में आ गए हो, मुझसे 1 साल ही पीछे रह गए हो, तो लेकिन फिर भी अनुभव जो है मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा है। मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे, यानी मेरे रहते, यानी जब तक मैं हूँ तब तक तुम गलत रास्ते पर, बेराह यानी गलत रास्ते पर नहीं चल पाओगे। तुम यो ना मानोगे तो मैं मतलब थप्पड़ दिखा के कह रहे हैं, तुम यो ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, यानी अगर तुम सीधे तरीके से तुम मेरी बात नहीं समझोगे तो मैं इस थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ, मैं तुम पे हाथ भी उठा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, यानी मुझे पता है बहुत बुरी लग रही हैं तुम्हें मेरी बातें, कि तुम्हें लगता होगा कि क्या भैया खुद तो फेल हो जाते हैं और मुझे लेक्चर दे रहे हैं या भाषण दे रहे हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया, यानी जो नई उन्होंने युक्ति निकाली थी, नया जो उपाय निकाला है बड़े भैया ने, मैं उससे नतमस्तक हो गया, यानी मैंने सिर झुका लिया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, लघुता यानी छोटे होने का, अपने छोटेपन का अनुभव हुआ, और बड़े भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई कि आज मुझे महसूस हुआ मैं अपने बड़े भैया से बहुत छोटा हूँ। आज जो उन्होंने मुझे नसीहत दी है, जो बातें वो मुझे समझा रहे हैं, उससे जो है उनके प्रति मेरे मन में जो है श्रद्धा और बढ़ गई। मैंने सजल आंखों से कहा, सजल यानी सजल, जल पूर्ण, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए और अश्रुपूर्ण आंखों से उन्होंने बड़े भैया को कहा, हरगिज़ नहीं बड़े भैया, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसे कहने का अधिकार है, यानी आप बिल्कुल भी अपने आप को दोष मत दीजिए, जो कोई भी बात आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है और मैं उसे पूरा मतलब मानता हूँ, आपको सारा अधिकार है मुझे डांटने का, फटकारने का, मुझे थप्पड़ मारने का, यानी आप कुछ भी कह सकते हैं, आप मेरे बड़े हैं। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोई उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। अब भाई साहब ने, जब छोटे भाई ने कहा कि आपको पूरा हक है मुझे कुछ भी कहने का, तो बड़े भाई साहब को भी मुझ पर प्यार आया, मुझ पर दया आई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि मुझे भी
पतंग उड़ाने का बहुत शौक है, मेरा भी मन करता है, तो क्या मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मेरा क्या दिल नहीं करता होगा कुछ करने का, कि मेरा भी सब खेलने का मन करता है, जी ललचाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, यदि मैं खुद ही बेराह यानी गलत रास्ते पर चलूँगा, खुद ही अपना मन पढ़ाई से हटाकर इधर उधर की बातों में लगाऊंगा, तो मैं तुम्हें कैसे उन चीज़ों से दूर करूँगा, तुम्हें कैसे बचाऊंगा इस तरह की गलत हरकतों से। तो यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है, यानी मेरा ही फर्ज है सारा कि अगर मैं खुद सही रास्ते पे चलूंगा, खुद पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगा, तो ही तुम्हें सही शिक्षा दे सकता हूँ। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा, और संयोग से बाय चांस उसी समय एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी और उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। वो फिर से, वो जो लड़कों का ग्रुप था, वो फिर से उस पतंग को लूटने के लिए दौड़ रहे थे। भाई साहब लंबे ही हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, और भाई साहब हाइट लंबी थी उनकी, ऊंचे थे, तो उन्होंने उछलकर पतंग की डोर पकड़ी और बेतहाशा यानी बिना किसी की फिक्र किए हॉस्टल की तरफ वो पतंग लेकर दौड़े, और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। यानी उनके प्रति जो मेरे मन में जो श्रद्धा थी वो उस दिन और भी बढ़ गई। उन्हें महसूस हुआ कि बड़े भैया मुझसे जो कुछ भी कहते हैं वो मेरे फ़ायदे के लिए कहते हैं, उनको मुझसे ज़्यादा अनुभव है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल गलत है अगर मैं उनकी बातों को अनदेखा कर रहा हूँ, उनको इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये सब मेरे लिए गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमें भी अपने बड़ों की जो दी हुई सीख है, जो उनकी अच्छी बातें हमें सिखाई जाती है, हमें भी उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। जो कुछ भी वो कहते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे भले के लिए कहते हैं, ताकि हम भविष्य में जाकर नाम कमा सकें। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। तो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको असाइनमेंट की फॉर्म में मिलेंगे, जो आपको अपनी एक नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।